हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी और कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के विषय में बताने चल रहा हूँ, जिसका शीर्षक है लाइफ प्रोसेस। जीवन पद्धति क्या होती है, लाइफ का प्रोसेस क्या है, लाइफ का प्रोसेस क्या है, किस तरह से लाइफ को सरवाइव किया जाता है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से हमको होकर के चलना पड़ता है। तो इस तरह से लाइफ प्रोसेस इज ए वर्चुअल फंक्शन, लाइफ प्रोसेस इज ए virtual function of living organism which are necessary of maintenance of life, which are necessary of maintenance of life. This one is simply be called to the life process. This one is simply be called to the life process. So my dear friends, एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो टॉपिक चल रहा है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट पार्ट्स हैं और मैं एक एक करके उन पार्ट्स के विषय में डिस्कस करने चल रहा हूँ। इस पार्ट में सबसे पहला अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वी हैव सर्वाइव देयर ओन लाइफ इन वेरी बेनिफिटिकली इज वेरी फ्रीली. So we have taken to the different types of mechanism for just as like nutrition is the very important point. Nutrition, खाना भोजन करना, nutrition is the very important point. Second, respiration is equal to expiration plus inspiration. Expiration श्वास क्रिया को बाहर निकालना, इंस्पायरेशन श्वास को अंदर की तरफ खींच लेना, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. उसको क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन मीन्स द एक्सपायरेशन प्लस इंस्पायरेशन. तो आज हम आपको न्यूट्रिशन बताएंगे, रिस्पायरेशन बताएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, यह हमारा सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक होगा. हमारा फोर्थ टॉपिक होगा एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट. एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट, इस क्रिया के बाद जो एक्सक्रीजन, जो हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, इस वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालना. भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के पश्चात जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, डाइजेशन जब हो जाता है, हमारे रेक्टम में जाकर के जो वर्ज्य पदार्थ स्टोरेज होते हैं, उस वर्ज्य पदार्थ को शरीर की दैनिक क्रिया से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीजन कहलाता है. वह एक्सक्रीजन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के रूप में भी हो सकता है, लिक्विड के भी रूप में हो सकता है, यूरिन वेस्ट के भी रूप में हो सकता है, सॉलिड वेस्ट के भी रूप में हो सकता है. ये दोनों मटेरियल जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल दोज यू आर फिक्स्ड इन फ्यू टाइम ऑफ इंटरवल इन आवर बॉडी, दे हैव शो टू सिंपली वेरी हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी. ये हमारे शरीर में यदि रुक जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं. तो इस क्रिया के द्वारा हम अपने शरीर से ऐसे पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ऐसे मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ऐसे वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं जिसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं होती. अर्थात जब बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, जो भी पोषक हम ले रहे हैं, जो भी भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण कर रहे हैं, उन भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से असिमिलेशन होते हुए, जारण होते हुए, कहने के लिए बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा. तो इन भोज्य पदार्थों का जो है धीरे धीरे डाइजेशन होने के पश्चात जब ये
स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में पहुंचते, तो रेक्टम में पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से इनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर के पोषक, इनके अंदर के भोज्य पदार्थ, ये पूरी तरह से शरीर के जो है आंत के मूलांकुरों के द्वारा, आंत के अंकुरों के द्वारा, रसांकुरों के द्वारा, आंत के अंदर जो रसांकुर हैं उनके द्वारा इनको पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। और जो वेस्ट बचता है, जब इनसे अवशोषित कर लिया जाएगा तो बचेगा क्या? वेस्ट। जो वेस्ट बचता है उसको शरीर की इन दैनिक क्रियाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने कहा एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट। एंड मेरा 5th पॉइंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम अपने बॉडी को कैसे नियंत्रित करते हैं और इस बॉडी को नियंत्रण करने में हमारे कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, कितने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, लीवर, किडनी, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड्स, जिसको हमने कहा जो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स पाई जा रही है, इस किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड्स को हमने कहा कि ये जो है पीयूष ग्रंथि है। और सॉरी एड्रिनल ग्लैंड मैंने नाम दिया। एड्रिनल ग्लैंड के बाद अदर ग्लैंड्स के रूप में हम आ जाते हैं। मेल और फीमेल की ग्लैंड्स में डिफरेंस होता है। टेस्टिस, ओवरी, ये सब बॉडी की ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोनों का सिक्रीशन होता है। और ये हार्मोन हमारे बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों करते हैं। हमारे बॉडी को कंट्रोल भी करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं, हमारे बॉडी को नियंत्रित भी करते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी को नियंत्रित करने के पश्चात उसे एक नई दिशा भी देते हैं। अर्थात इनका काम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों होता है। हार्मोन का काम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों होता है। जब इस टॉपिक पर पहुंचेंगे तो हम काफी डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे किसमें कंट्रोल कहां पर है और कोऑर्डिनेशन कहां पर है। तो लास्ट का पॉइंट हमारा होता है ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। विकास क्या है और जनन क्या है। ग्रोथ और प्रोडक्शन, ग्रोथ कब होता है और प्रोडक्शन कब होता है। ग्रोथ और प्रोडक्शन क्या है, कब ग्रोथ होता है और कब प्रोडक्शन होता है। ग्रोथ के हो जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन, री माने पुनः, प्रोडक्शन माने उत्पादन, रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन। अगर पुनः उत्पादन हो रहा है, जीव अपने जैसी ही दूसरी संतान को अगर पैदा कर दे, यही प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति कर दे। अगर ये कहा जाए कि नहीं देखिए आदमी से जो है गाय का बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसा नहीं संभव है, ऐसा संभव नहीं है कि भैंस के पेट से आदमी का बच्चा पैदा हो जाए, संभव नहीं है। तो यह लाइफ इट गेट्स टेंड्स टू द लाइफ। जैसे माता पिता होते हैं ठीक वैसे ही संतानें होती हैं। माता पिता जैसी ही संतानें होती हैं, तो यह कहा जाएगा रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं फिर मैं एक एक करके यहाँ पर मैंने दिया है। मैं फिर से बता दूं, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से लाइव प्रोसेस का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, उसका पहला पॉइंट है जो है न्यूट्रिशन, माने हम पोषण क्या लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया कैसे होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, बॉडी के अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हमारा चौथा पॉइंट है एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट, हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उस वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीजन कैसे होता है, उसको बाहर कैसे निकाला जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम बॉडी को किस तरह से नियंत्रित करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उसको। और हमारा छठवां पॉइंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हमारा विकास कैसे होगा और हमारा जनन कैसे होगा। इस तरह से मैं अपने पहले टॉपिक पर आता हूं न्यूट्रिशन।
So my dear friends, nutrition is the made of term of nutrients. न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट से मिलकर के बना हुआ है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट से मिलकर के बना हुआ है। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक, पोषक नहीं पोषक, और यही पोषक जो हमारे शरीर का पोषण कर देते हैं तो पोषक हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच आर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट देयर intake of the utilization of nutrition by an organism, by an organism। हमारे शरीर की क्रिया को ये पूरी तरह से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उनको ग्रहण करते हुए शरीर के दैनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हुए बने हुए वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाल लेने की क्रिया जो होती है उसी को हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। न्यूट्रिशन इज सिंपली बी आर ऑफ टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। One is the called autotrophic nutrition, autotrophs, autotrophic nutrition, autotrophic nutrition, ये ऑटोट्रॉपिक का स्वपोषी है। दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है स्वपोषी, हेटरोट्रॉपिक मतलब होता है परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं और परपोषी क्या होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। Those types of animals or plants, those who make their own food itself, those types of plants and animals, those who make their food itself is called autotrophs, is called autotrophs। And those types of plant and animals, they cannot be make their own food itself, they cannot be make their food itself, it simply be depending upon the other dead and decaying materials, is called heterotrophs। Understand? is called heterotrophs। ऐसे जीवधारी, ऐसे प्राणी जो कि भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जीवों के ऊपर, सड़े गले जीवों के ऊपर, मरे हुए जीवों के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स वे हो गए जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स वे हो गए जो भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते, जैसे फंगस। एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन फंगस अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डेवलप करते हुए दिखाई देंगे आपको। इस समय आप बरसात का रेनी सीजन चल रहा है, देख सकते हैं आप, जहाँ पर पेड़ पौधे सड़गल गए हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, डग गोबर वगैरह जहाँ पर सड़गल गए हैं, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये मशरूम निकल रहा है, मशरूम लाइक, छत्रक लाइक संरचना दिखाई देती है। तो ये क्या है? ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दे कैन नॉट बी मेक देयर फूड इटसेल्फ, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इट सिंपली बी डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन फूड बाय द अदर सैप्रोफिटिक एनिमल्स, अदर सैप्रोफिटिक मटेरियल्स। ये ऐसे पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं जो कि सड़े गल गए हों, जो कि सड़ गल गए हों। तो इस तरह से मैंने बताया कि आपको कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है। ऑटोट्रॉफ का मतलब हो गया स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफ का मतलब हो गया परपोषी। तो स्वपोषी उन्हें कहा जाएगा जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो, परपोषी उन्हें कहा जाएगा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हो। तो इस तरह से परपोषी की भी डिफिनेशन मैंने बता दिया, स्वपोषी की डिफिनेशन बता दिया। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के केस में आइए देखा जाए। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रो मीन्स होता है रोटेन, ROTTEN, रोटेन, रोटेन रेस्टेड, वेस्ट मटेरियल, रोटेन सड़ा गला। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण कर लेना, जिसका फिगर मैं आपको अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, आप लोग उसको देखिएगा कि कौन से फंगस हैं जो सैप्रोफिटिक हैं। तो सैप्रोफाइट बोला गया इनको, जो सिंपली डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, और उन्हीं से अपने जो है ऑर्गेनिक मैटर को, उन्हीं से अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो उन्हीं से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपनी पूरी की पूरी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। इनको कहा गया सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये सैप्रोफिटिक में आ जाते हैं।
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखिए जरा सा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? पैरासाइट उन्हें कहा, पैरासाइट न्यूट्रिशन रिफर्स टू द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर सिंथेसाइज्ड बाय अदर्स। ये अपना भोजन दूसरे से लेते हैं। पैरासाइट परजीवी, परजीवी पैरासाइट परजीवी जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? पैरासाइट। क्या बोला जाएगा? पैरासाइट बोला जाएगा। तो पैरासाइट का मतलब हो गया कि those types of plant or animals, they have cannot be their own life simply or itself, they are depending upon the other dead and decaying materials or other organic materials. Is very simply, not be hardly, is very simply, this was simply we call to the parasite. And those who have taken the nutrition in those organisms is called parasite nutrition. Simply is called parasite nutrition. And at last, holozoic nutrition also have to the seen the figure of amoeba. आपने अमीबा का फिगर देखा होगा। They have take to the all types of material, all types of material and gobbled it, gobbled it, gobbled it. It means निगल जाना, खा ले जाना, पूरी तरह से घोट जाना, गबल, गबल करना, निगल ले जाना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको क्या बोला जाएगा? होलोजोइक। जो पाया वही खा लिया, जो पाया वही खा लिया। And after the intaking the material, they have digested it, उसका पूरी तरह से डाइजेशन करते हैं। After the digestion, it simply make their waste material, and waste material not be stored their own body. Waste material is not be storage their own body because of the waste material is so to the very harmful effect of the body, since it simply exits out, exist to their own body. इसे साधारण रूप से अपने शरीर से बाहर निकाल देना, इसे अपने दैनिक क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देना, यह एक्सक्रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि होलोजोइक का मतलब हो गया कि जो भी इनको मिल रहा है सारे के सारे पदार्थों का पूरी तरह से भक्षण कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। अब खाने के पश्चात आपने देखा कि उसको जब इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट डाइजेशन के पश्चात आपने देखा कुछ जो है अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जो ऐसे पदार्थ बचते हैं जिनका कोई यूज नहीं किया जा सकता हो, ऐसे पदार्थों को क्या करते हैं? शरीर की दैनिक क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में है। तो होलोजोइक का सिंपल मीनिंग होती है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। ढेर सारे जंतु ऐसे हैं जो कि ग्रहण की क्रिया के द्वारा भोजन को बॉडी के अंदर ले लेते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। Thus the holozoic nutrition can be defined as the filling of complex organic matter, filling of complex organic matter by the ingestion, which is the subsequently digested and absorbed, subsequently digested and absorbed। इसे subsequently digested इसे जो है पाचित करते हैं, पचाते हैं, digested। After this digestion, their digestion are completed, food digestion are fully be completed। भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से जारण हो जाता है। जारण हो जाने की क्रिया के पश्चात तब ये उसको बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा है अमीबा हो गया, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग मीन्स मेढक। अमीबा को सीजेंट बोला गया, समुद्री दैत्य बोला गया। एक अमीबा को जितने ही पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए, उसका हर पार्ट एक नए अमीबुला में तैयार होता चला जाएगा, एक न्यू अमीबुला बनाता चला जाएगा। इसको हम बोलेंगे सीजेंट, समुद्री देवता। कहीं कहीं पर इसको देवता कहा गया, कहीं पर इसको दैत्य भी कहा गया। रीजन उसका क्या है? देवता तो इसलिए माना गया कि कभी मरता नहीं, अमीबा में अमरत्व होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए।
अर्थात अमीबा कभी मरता नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप उसे जितने पार्ट में काटेंगे उतने पार्ट में नया अमीबुला तैयार कर देगा, जाहिर सी बात है कभी मरेगा नहीं। डेथ इसलिए कहा गया जैसे एक काटो दो तैयार हो जाएंगे। आपने एक बार अमीबा काट दिया, दो अमीबा बन गए, दो बार काट दिया चार बन गए, चार बार काट दिया 16 बन गए, 16 बार काट दिया 64 बन गए। इस तरह से ये लगातार बनते रहते हैं, इस तरह से इनके बनने का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो जब इस तरह से इनके बनने का प्रोसेस चलता रहता है, इनके बनने के प्रोसेस के चलते रहने की क्रिया को आपने देखा कि इसको बोला गया कि ये प्रोसेस जो होता है ये इसी को कहा गया कि ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। क्या बोला गया? न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिशन जो लिया गया ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं बल्कि अदर एनिमल्स के द्वारा लिया गया। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गए। तो अमीबा, फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स, ये हम लोग भी होलोजोइक में आते हैं। साग, पालक, भाजी, सब्जी से लेकर के ढेर सारे जीवों का भक्षण कर जाते हैं, जीवों का भी भक्षण कर जाते हैं। तो ये हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपने देखा कि ये न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं फिर से जरा सा कि न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने क्या देखा कि ये दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल दोज हु टेक देयर ओन फूड इटसेल्फ। ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो उसको हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल दोज हु कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, शरीर के बने हुए वर्ज्य पदार्थों का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, पूरे शरीर के अंदर उस भोज्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करना, फैलाना, पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बोला गया। अगला है एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट, बने जो पचे हुए भोज्य पदार्थों को, पचे हुए भोज्य पदार्थ जिसका पूरी तरह से असिमिलेशन हो गया हो, जारण हो गया हो, ऐसे पचे हुए भोज्य पदार्थों को दैनिक क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देना, उनको कहा गया एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट, अर्थात वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाल देना। इसका भी फिगर हम आपके जो है हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग देखिए समझिएगा। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब हो गया कि हम अपने बॉडी को कब कंट्रोल करते हैं और कब कोऑर्डिनेट करते हैं। बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए स्किन हो गया, हमारे जो वाइटल पार्ट्स है स्किन हो गया, उसके बाद हमारा ब्रेन हो गया, उसके बाद हमारे ग्लैंड्स हो गई, स्किन, ब्रेन और ग्लैंड्स, स्किन, ब्रेन और ग्लैंड्स। तो ये सेंसिटिव पार्ट होते हैं। ब्रेन हमारा सेंसिटिव पार्ट है, स्किन हमारा सेंसिटिव पार्ट है, ग्लैंड्स ये हार्मोनल पार्ट है। इनसे हार्मोनों का स्राव होता है और इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसी हार्मोन से ये आसानी पूर्वक जो है वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं, वर्ज्य पदार्थ इनसे बाहर निकलते रहते हैं। तो बॉडी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनसे शरीर का नियंत्रण की। जैसे एक जलती हुई केतली है, उसको आपने जैसे ही टच किया बहुत ही झटके के साथ अपने हाथ को आप हटा लेते हैं। रीजन क्या रहा? जैसे ही केतली को आपने टच किया, इतना ज़्यादा हीटेड है, इतनी ज़्यादा हीटेड है, आपने जैसे ही उसे टच किया आपको फील हुआ कि गर्म है, जल रहा है, ऑल ऑफ सडन अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया। तो ये एक्शन टुवर्ड्स रिएक्शन, जैसे ही आपने क्रिया किया उसकी विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। जैसे आपने उसको टच किया उसके विपरीत उस अपने हाथ को हटा लिया। तो ये बॉडी के कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन के ऊपर ये टॉपिक, ये प्रोसेस ये डिपेंड करता है। तो जैसे आप देखिएगा हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जीएच हार्मोन को कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है बॉडी को डेवलप करना। अगर इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो गिगैनिज्म हो जाता है, महाकायता हो जाता है, आदमी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और यही इसका सिक्रीशन अगर लो हो गया
बहुत ही अल्प मात्रा में सिक्रीट हो रहा है या नहीं के बराबर सिक्रीट हो गया तो आदमी बौना हो जाता है, डार्कनेस का पावर आ जाता है, उसका साइज, उसके बॉडी का साइज काफी छोटा हो जाता है। उसको हमने कहा कि ये जो है ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन या सॉरी कोऑर्डिनेशन मैंने कहा। अब हो गया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ शरीर का विकास के लिए टोटल मिनरल्स की आवश्यकता होती है। मैंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को जो वर्क कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, 3900 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इतना कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ 2900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अगर वह व्यक्ति वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी और एनर्जी उसको ज़्यादा तब मिलेगी जब वह ऐसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करेगा जो कि उसे आसानी पूर्वक मिलते रहेंगे। उससे उसके बॉडी का ग्रोथ भी होगा और साथ ही साथ बॉडी का जब ग्रोथ होगा तो बॉडी के अंदर की ग्लैंड का भी ग्रोथ होगा। जब बॉडी के अंदर की ग्लैंड का ग्रोथ होगा तो ग्लैंड के ग्रोथ होने के साथ ही साथ आपने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, उनका भी ग्रोथ होता है, उनकी भी मैच्योरिटी होती है, उनकी भी परिपक्वता होती है। जब ग्लैंड्स की परिपक्वता हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, तो ग्लैंड से एक प्रकार का सिक्रीशन निकलना, एक प्रकार का उत्सर्जन निकलना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे ये उत्सर्जन होता जाएगा उसी वजह से शरीर में भिन्नात्मक परिवर्तन होते जाते हैं। अभी हमने कहा कि ट्विंस को ले लिया जाए, फ्राटर्नल ट्विंस को लिया जाए, एक लड़का और एक लड़की जो एक ही साथ पैदा हुए हो, एक ही माता पिता की संतानें। कुछ समय तक तो दोनों में आप कोई अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि उनके बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो जाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं तो आप आसानी पूर्वक दूर से ही देख कर कह सकते हैं कि वो लड़का है और वो लड़की है। यह जो कैरेक्टर आपको दिखाई दिया है, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो आपने देखा है, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है यह पूरी तरह से डिपेंड करता है उनके बॉडी के हार्मोन के ऊपर। यदि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होगी। यदि ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, फीमेल्स हैं, तो उसमें एस्ट्रोजन की हार्मोन की आवश्यकता होगी। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये जो होते हैं ये दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन की संज्ञा इनको दी गई। तो ये हार्मोनों का इफेक्ट होता है जिसके द्वारा जो है ग्रोथ और जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्शन के लिए जब तक गोनाड मैच्योर नहीं होगा, जब तक गोनाड मैच्योर नहीं होंगे, गोनाड पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तब तक गैमीटों का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। गैमीटों का फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन गैमीटों का हो रहा है। इसका सिंपल सा अर्थ हो गया, इसका साधारण सा कार्य हो गया कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसमें जनन की क्रिया होगी। अगर ये गोनाड मैच्योर नहीं हुए, गोनाड अपरिपक्व ही रह गए, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करना असंभव है। तो ये इस तरह से मैंने आपको एक टोटल टॉपिक बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, रिस्पायरेशन श्वसन की क्रिया मैंने बता दिया। श्वसन की क्रिया में श्वास को लेना और उसको बाहर निकालना, श्वास को लेना और बाहर निकालना ही श्वसन नहीं हो जाता, बल्कि उसके अंदर ढेर सारी चयापचयी क्रियाएं चलती हैं, ढेर सारी उपचयी क्रियाएं चलती हैं, जिस क्रिया के द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, शरीर में ऊर्जा बनती है। इसलिए इसको हमने कहा रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर ले, ऑक्सीजन को लेते हैं। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, ऑक्सीजन को लेने के पश्चात तब जाकर के यही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के ब्लड के साथ सर्वाइव करती है, सर्कुलेट करती है। हमारा थर्ड पॉइंट रहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। जो भी हमारे अंदर के मटेरियल्स उनको ट्रांसपोर्ट करना है, जो भी प्लांट ने मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाना है। हमारा चौथा पॉइंट रहा एक्सक्रीजन ऑफ वेस्ट।
जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर निकाल देना है। हमारा पांचवा पॉइंट रहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो ग्लैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सेंसिटिव पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा छठवां पॉइंट रहा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शरीर का विकास और जनन। शरीर के विकास और जनन के लिए मैंने आपको बताया शरीर का विकास और जनन तभी संभव है जब शरीर के अंदर की ग्रंथियों का विकास पूरी तरह से हो। जब शरीर के अंदर की ग्रंथियों का विकास नहीं होगा तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको बताया अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के नाम से है, और मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में वो जो है पोषण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है। यहाँ पर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वही पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, वही पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जो पौधे हरे होते हैं, जो पौधे हरे होते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऐसे ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे जो हरे होंगे। जो पौधे हरे नहीं होते अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। जो पौधे हरे नहीं होते अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, उनको अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित रहना होगा। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के केस में आइए देखते हैं यहाँ पर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया क्लाइमेट से, वायुमंडल से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वायुमंडल से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और सॉइल से, जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अभी मैंने रूट का फिगर दिखाया था आपको, वहां से जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एंड क्लोरोफिल। और पौधा जो है जो क्लोरोफिल है, या क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है उसको, ये क्लोरोफिल उसके अंदर भरा हुआ होता है। पौधा हरा, पौधा हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। ध्यान रहे कि क्लोरोफिल, रोडोफिल, फियोफिल, ये सब जो होते हैं, ये सब ऐसे पिगमेंट हैं जो कि पौधे के कलर को जो है बताते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये लिया गया, और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलकर के इसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण कर दिया। कौन सा भोज्य पदार्थ बनाया, ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया, C6H12O6, ग्लूकोज बनाया। अरे भाई यही फार्मूला फ्रुक्टोज का भी, यही मैनोज का भी है, लेकिन ये एल्डोज शुगर है तो ग्लूकोज बनाएगा, अगर कीटोज शुगर हो जाएगा फ्रुक्टोज बनाएगा। तो एल्डोज शुगर बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, यहाँ पर ये ग्लूकोज का निर्माण हो गया। उसके बाद ये जल देता है, पानी का निर्माण करता है, बनाता है, साथ ही साथ जो वेपराइज कर जाता है या वाटर वेपराइज कर जाता है, साथ ही साथ पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। साथ ही साथ क्या करता है, पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए मैंने कहा निकोलस थियोडोर डे सेस्यूर ने कहा है कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लाइफ फॉर अस, अर्थात ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा ही हमें जीवन देती है। ऑक्सीजन की, मैं इसको एक्सपेरिमेंटली अपने अगले टॉपिक में शो करूंगा। मेरा अगला टॉपिक इससे भी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मेरे अगले भी टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया कि ये जो है ये आसानी पूर्वक ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। अब ऑक्सीजन से बाहर निकल गई और साथ ही साथ क्या बना, ऊर्जा बन गई, साथ साथ एनर्जी बन गई, ऊर्जा बन गई। अब जो ये एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, ऊर्जा का फॉर्मेशन हो गया, तो यही ऊर्जा पौधों के अंदर विकास की क्रिया को प्रेरित करेगी। इसी ऊर्जा के द्वारा पौधे विकास की क्रिया को करेंगे। अगला है यहाँ पर देखिए वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। 2H2O = O2 + 4S + 2 दूनी 4, 4 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन + 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर हो गए। इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन हुआ। टॉपिक क्या चला, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है प्रकाश की प्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया के पश्चात तब जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसका फोटोलिसिस हुआ, प्रकाशिक क्रिया के द्वारा क्या तोड़ा गया,
वाटर को ब्रेक किया गया और वाटर जब ब्रेक किया तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और यही जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे यही 4 इलेक्ट्रॉन यही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, गोनोडीन ट्राइफॉस्फेट, गोनोडीन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज और फेल्विक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज नामक कंपाउंड बनाएंगे, जिसके बनने से अपार ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से आपने देखा कि पौधे जो है भोज्य पदार्थों को ग्रहण भी कर रहे हैं और उससे ऊर्जा का भी उत्पादन कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। आप लोग इसको पूरी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए, क्योंकि मेरा लेक्चर और मेरा टॉपिक पर डे चलता रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट चला रही है, तब तक हम अपने लेक्चर को लगातार देते रहेंगे और उसके बाद भी हमारा लेक्चर चलता रहेगा जब तक एंट्रेंस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। तो उस अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी और क्लास 10th और 12th की तैयारी के लिए भी आप लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला आने वाला टॉपिक है, पौधों में कैसे, किस प्रकार से, प्लांट के अंदर किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये सारे टॉपिक का डिस्कस अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और जो हमारा अगले लेक्चर होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे अगले लेक्चर को जरूर देखने का प्रयास करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।